हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आगे के सवालों को हल करने वाले हैं। अभी तक आप देखे होंगे कि आयकर से संबंधित जो प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 1 जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। थोड़ा सा अभी आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, कॉपी में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड क्या है कि पेंट कर दिया हूँ, है ना। क्या कि थोड़ा सा ख़राब था, साफ साफ दिख नहीं रहा था, लकीरें कुछ आ गई थी उसमें, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेंट करवाए हैं इसको। तो 2-4 दिन लगेगा उसमें सूखने में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आगे दिया है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार से लिखा है। नवीन का वित्तीय वर्ष, यहाँ देखिएगा, नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वेतन दिया हुआ है, ध्यान देंगे, 7,20,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा किस्त जमा करता है, 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये करता है, जिसका 50% कर मुक्त है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेतन की कुल वार्षिक आय, वेतन या कुल वार्षिक आय भी लिख सकते हैं, वेतन की कुल वार्षिक, या वेतन से लिख सकते हैं कुल वार्षिक आय। आय दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 7,20,000 रुपये दिया है। वर्ष में 7,20,000 रुपये कमाया जाता है नवीन द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7,20,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद ये तो पहला पॉइंट हमारा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कर में छूट योग्य राशि, कर में छूट योग्य राशि। इसका मतलब है कि कौन कौन सी राशि पर कर मुक्त होगा, कर नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोग स्टेप बनाएंगे, इसी को पढ़ते हुए आगे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, किसमें, सामान्य भविष्य निधि में। तो ये दूसरा स्टेप के अंतर्गत आएगा। दूसरा स्टेप के अंतर्गत ये लिखेंगे, और इसमें लिखा हुआ है सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, जिसमें मासिक जमा कर रहा है 4,000 रुपये। तो इसको वार्षिक बनाना है, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4,000 गुणा 12 गुणा 4,000 कर लेंगे तो कितना जाएगा, 48,000। यह आया आपका 48,000, ठीक है। 20 स्टेप में आगे पढ़ते जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है। यानी बी नंबर में हम लोग लिखने वाले हैं क्या, जीवन बीमा, जीवन बीमा वर्ष में जमा करता है कितना, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, लिखा है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा आपका थोड़ा सा शैडो भी आ रहा है ना, देख पा रहे हैं आप लोग ना। चलिए ठीक है। तो ये राष्ट्रीय बचत पत्र लिखेंगे, राष्ट्रीय बचत पत्र, जो कि 30,000 रुपये, 30,000 रुपये बस निवेश करता है राष्ट्रीय बचत पत्र के लिए, ठीक है। अनाथ आश्रम में 15,000 जमा करता है, जिसका 50% ही कर मुक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो राशि है 1 2 3, तीनों को अपन जोड़ लेंगे पहले।
तो ये 0 0 कितना आ रहा है आपका 50 98, ये आपका कुल मिला के जो राशि आ रही है जिस पे छूट मिलेगा, ठीक है, तो वो है 98,000 रुपये। इसके बाद कुछ और अमाउंट दिया हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 दान करता है अनाथ आश्रम में। तो आप डी नंबर लिखेंगे, अनाथ आश्रम में 15,000 जमा करता है, जिसका 50% ही कर मुक्त होगा। देखेंगे 15,000 जमा करता है, 50,000 कर मुक्त होगा, तो क्या लिखेंगे 15,000 का 50% निकाल लेंगे हम लोग पहले, जो राशि आएगी उसी पे केवल छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जा रहा है आपका 7,500 रुपये, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो स्टेप बना हुआ है देख पा रहे होंगे आप लोग, कर में छूट योग्य राशि, तो कुल राशि लिखेंगे, कर में छूट योग्य कुल राशि, कर में छूट योग्य कुल राशि आपका क्या होगा, ये 98,000 तो पहले आया था, 98,000 के साथ इसको भी जोड़ दीजिए, तो ये 0 0 5 5 1,05,500 रुपये ये अमाउंट आ रहा है, जिस पे टैक्स फ्री होगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं फिर। यहाँ पे हम लोग जब इस पे छूट हम लोगों को मिलेगा, मतलब ये जो 1,05,500 रुपये दिख रहा है आपको, तो इस पे तो टैक्स फ्री होगा। टोटल आय इसकी कितनी है 7,20,000 रुपये। अब 7,20,000 रुपये में इसको माइनस कर दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि टैक्स की गणना होगी कितने पे, ठीक है। तो जितना अमाउंट आएगा उसी को हम लोग मानेंगे, यहाँ पे आयकर गणना में लेंगे। तो तीसरा स्टेप में लिखेंगे कर योग्य आय, मतलब कर की योग्य कितनी आय है, कर योग्य आय। इसके लिए फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप को आपको माइनस करना है। फर्स्ट स्टेप का मान हमारा 7,20,000 रुपये है, और सेकंड स्टेप का वैल्यू देखिए 1,05,500 आया है। तो दोनों को माइनस करेंगे, बाहर में माइनस कर लेते हैं। चलिए, ये आपका आ गया है 7,20,000 रुपये, और 1,05,500 माइनस कर लेते हैं, 0 0, ये 5 4 1 और ये 6, तो ये आ रहा है आपका, देख सकते हैं 6,14,500। तो यहाँ पे उसी को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 6,14,500 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसी पर जो है कर लगेगा, कर इसी पे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आयकर की गणना, आयकर की गणना, इसी अमाउंट पे आयकर की गणना की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें नंबर पहला स्टेप लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख रुपए तक शून्य, यानी कोई कर नहीं लगेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10% है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। मतलब इसी अमाउंट का जो अमाउंट आया 6,14,500 का अमाउंट जो दिख रहा है आपको,
इसी अमाउंट का लगेगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो अब देखते हैं कि इसके बीच कितनी राशि है जिसका 10% टैक्स लगेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, पहले तो इसका कंपेयर कर लिया करेंगे आप लोग। जैसे ये राशि बड़ी है, ये राशि अगर बड़ी है ना, इससे किससे, इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की। अगर इससे ये वाली राशि बड़ी है भी, देखिए 6,14,500 ये 5 लाख ही है, तो बड़ी होगी तो आप इसको कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को घटा के और 10% निकाल देना। यानी 5 लाख में से 2 लाख को घटाइए, नहीं लेंगे 2 लाख लेंगे, और इसका हम लोग निकालेंगे कितना, 10% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए करीबन आ रहा है। ठीक है, 10% निकाल लेते हैं, ये आ रहा है आपका 30,000 रुपये। 30,000 रुपये टैक्स निकला इतने का। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला स्टेप इसमें ये कह रहा था, देखिएगा 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20%। तो अगला स्टेप बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा स्टेप हो जाएगा 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20%, ये 20%। ठीक है, फिर से इसका कंपेयर करेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो ये 10 लाख है, ये कितना है 6,14,000, तो ये अब छोटा हो गया, तो अब इसको नहीं घटाना है। अभी छोटा हो गया ना, तो छोटा जब रहेगा तो इससे फिर इसको घटाना, मतलब 6,14,500 में से 5 लाख को घटाइए और इसका 20% निकालिए। ठीक है, 20% हो जाएगा कितना, तो निकालेंगे वाले तो घटा लेते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, 1,14,500 गुणा आपका 20 हो जाएगा और बटा में 100। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल, गुणा कर दीजिए, 2 का इनसे गुणा कर दीजिए, तो 0, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, और ये 22 आ गया, मतलब 22,000 आ गया 900, 22,900 अमाउंट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये तो बचा ही नहीं है, 6,14,500 टोटल निकल गया है, इससे पार हो रही राशि ये 10 लाख के भीतर तक निकाला गया है, क्योंकि ये हमारी जो राशि है 10 लाख से अंदर ही है। ठीक है, अब टोटल कर जो निकला हमारा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मतलब पहला का 0 आया, दूसरा का 30,000 है, 30,000 है, और तीसरा का आया है 22,900, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगला स्टेप में ऐसे करेंगे आप लोग, कुल कर लिखेंगे, कुल कर, तो कुल कर कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से गिनती लिख दिया गया है, 3 बना लेंगे ऐसे करके, क्योंकि वहाँ पे 3 इस टाइप का लिखा गया है ना। तो कितना हो जाएगा, एक में तो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे आया है 30,000 रुपये, यहाँ पे 22,900, यानी कितना हो जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा 52,900, ये कुल कर आया। अब शिक्षा उपकर निकाली जाती है, शिक्षा उपकर कितना निकाली जाती है, 3%, उच्च शिक्षा और प्राथमिक का दोनों मिला के, है ना। तो कुलकर का निकलता है, ये कुलकर हमारा आया 52,900 गुणा 3 बटा में 100, ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 7 8, 5 दिया 15। ठीक है, ये देखिए शिक्षा उपकर निकल चुका है। शिक्षा उपकर आप देख सकते हैं, ये रुपये इतना निकला है, इसके साथ आप जोड़ दीजिए, यही भुगतान योग कर होगा टोटल। ठीक है, अतः करके आप लिखेंगे, अतः भुगतान योग्य कुल कर, भुगतान योग कुल कर जो है
इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे इन दोनों को, है ना। तो ये 7, 8, 4, 5 54,487 रुपये करीब बना रहा है ना। एक बार आंसर देख लेते हैं, इस प्रकार से एक बार पूरा देख लीजिए, है ना। थोड़ा सा सुविधा तो आपको होगी ही। आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आंसर आ चुका है आपका, है ना। 54,487 रुपये आ गया टोटल। ठीक है, इस तरीके से मित्रों बनाना है आप लोगों को। अब थोड़ा सा आपको परेशानी तो ज़रूर होगी, है ना। क्या है कि हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ, हिल जाता है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।